हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इट इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट फाउंड इन अ डेफिनेट एरिया। कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज फाउंड इन ए गिवन एरिया। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वैरायटी ऑफ स्पीशीज। अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया की बात करें तो वो कहलाता है स्पीशीज रिचनेस। और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस जो हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे देखने को मिलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी जो है उसकी जो डाइवर्सिटी ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेड इंफॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है विद इन द स्पीशीज जो प्रेजेंट होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। कम्युनिटी डाइवर्सिटी की बात करें तो तीन तरह की होती है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी प्रेजेंट होती है, यह प्रेजेंट करती है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो शेयर करते हैं सेम कम्युनिटी या फिर हैबिटेट। बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज while moving from one habitat to another within a given geographical area, मतलब between community diversity। गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन सिमिलर हैबिटेट इन डिफरेंट geographical areas। ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है पोल्स टू इक्वेटर। नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होती है इन एरिया विद ए फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन माउंटेन्स। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड। हायर सीजनल वेरिएशन एंड फॉल इन टेम्परेचर लीड्स टू रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। ज्योग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होंगी और सिंगल स्पीशीज जो है वो लीड करती हैं डाइवर्स एडेप्टेशन अमंग डिफरेंट पॉपुलेशन और लास्ट में वो प्रोसेस कहलाता है स्पीशिएशन। Elevation is inversely related with higher diversity जो कि मिलता है लोअर हाइट्स पे। वेरी पुअर डाइवर्सिटी एट अपर एक्सट्रीम ऑफ एल्टीट्यूड। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस and life support system, to preserve biological diversity, to ensure that any utilization of species and ecosystem is sustainable। यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है, ड्रग्स एंड मेडिसिन मिलती हैं, कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, एस्थेटिक इम्पोर्टेंस है, स्पोर्ट्स एंड एंजॉयमेंट में भी हेल्पफुल है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, एथिकल नीड्स। causes of extinction of biodiversity। extinction is a complete elimination of wild species, मतलब completely absent हो जाएगा, completely eliminate हो जाएगा कोई भी wild species। तो सबसे पहले है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट कैसे खत्म होंगे? बाय एनवायरमेंट पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ओवरग्रेजिंग, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, फॉरेस्ट फायर्स, डेवलपमेंट वर्क्स। इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग मीन्स
ऐसी हंटिंग जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया। यहाँ पे एग्जांपल है एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो बर्ड, जिसका ब्यूटीफुल फेदर्स के लिए जिसको हंट किया गया, किल किया गया। हंटिंग ऑफ चीता, जो कि फास्टेस्ट मैमल ऑफ इंडिया में इंक्लूड होता था। मैनी स्पीशीज ऑफ फिश, mollusk, सी टर्टल्स, सी काउस, whales ये आ जाएंगी। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। हम कई बार क्या करते हैं कि कोई फॉरेनर स्पीशीज है उनको एक जगह जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो नेचुरल स्पीशीज थी उस पर्टिकुलर एरिया की वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर फॉरेन स्पीशीज जो है, एक्सोटिक स्पीशीज जो है वही बचते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है पेरीप्लेंटा कॉकरोच, दूसरा है पार्थेनियम जिसने रिप्लेस कर दिया है हर्ब्स को, श्रब्स को ओपन स्पेसेस में। वाटर हायासिंथ जो कि डोमिनेट हो जाता है पूल्स में, पोन्ड्स में, आप सभी ने देखे भी होंगे। लैंटाना एक प्लांट है जो एंटर होता है फॉरेस्ट में और compete करता है नेटिव स्पीशीज के साथ, और ग्रो लास्ट में वही करता है, कौन? एक्सोटिक स्पीशीज। उसके बाद है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्टर्बेंस इन माइग्रेटरी रूट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेज, इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंक्रीजिंगली एनिमल प्रोडक्ट्स, हाईवेज की वजह से भी होता है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी होता है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज जो है वो 3 तरह का हो सकता है। नेचुरल एक्सटिंक्शन, कोई नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से हो जाए। मास एक्सटिंक्शन मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई अगर फॉरेस्ट में आग लग जाए, मतलब कोई भी रीजन हो जिसमें क्या हो वो एक्सटिंक्ट हो जाए एक टाइम पे, काफ़ी सारी वैरायटीज जो हैं एक साथ, उनका एक्सटिंक्शन होना। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो जाना। नेचुरल में नेचुरल रीजन हो जाएगा। IUCN रेड लिस्ट रेड कैटेगरीज में इंक्लूड होता है एक्सटिंक्ट कैटेगरी, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कैटेगरी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वनरेबल, लो रिस्क वाली, मतलब जिनको अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई रिस्क नहीं है उनके केस में। डाटा डेफिशिएंट मतलब हमारे पास पर्टिकुलर डाटा ही नहीं है। नॉट इवेलुएटेड कि हमने अभी तक जो है असेसमेंट ही नहीं करी है, कि उसको असेस ही नहीं करा है कि इस स्पीशीज का इन फ्यूचर जो है क्या स्टेटस रहेगा एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ये प्रेजेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो है हम काफ़ी सारी कैटेगरीज में जो है ऑर्गेनिज्म को रेड लिस्ट कैटेगरी के अंदर जो है रख सकते हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब, एक्सटिंक्ट मतलब वो कम्प्लीटली लास्ट एनिमल जो मर चुका है उसका कोई भी नहीं बचा। एक्सटेंट इन वाइल्ड मतलब ये हो जाएगा कि सर्वेस के दौरान यहाँ पे कोई भी नॉन या एक्सपेक्टेड हैबिटेट जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं है किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा यहाँ पे कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन में जो है नियर फ्यूचर में ये ऑर्गेनिज्म गायब हो जाएगा। एंडेंजर्ड में क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन वेरी हाई रिस्क ऑफ डिसअपेरेंस की कंडीशन जो है ऑर्गेनिज्म झेल रहा है। वनरेबल ये है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी नहीं है, एंडेंजर्ड भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है मीडियम टर्म फ्यूचर में मीन्स क्या हो सकता है, ये गायब हो सकता है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज की बात करें तो प्रोटेक्शन आ जाएगा इसमें। प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स, एजुकेटिंग द पीपल, हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड, प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किन ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। हैबिटेट ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज फॉर्म करनी चाहिए, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करना चाहिए, और ओवर एक्सप्लोटेशन को अवॉइड करना चाहिए। इंटरनेशनल एफर्ट्स भी होते रहते हैं, तो इनके अंदर जैसे इंक्लूड है IUCN है,
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है, WWF इंडिया से रिलेटेड है, और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ये सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं जिससे वो क्या करते हैं मेनली कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन रख सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी गाइडेंस जो हैं वो दी जाती हैं उनके अंदर। और कितनी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट हैं, कितनी तरह की वाइल्ड वैरायटीज़ जो हैं हमारे पास प्रेजेंट हैं, कितनी नहीं हैं, तो वो सारा डाटा जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हर तरीके की, तो वो हमें इनके थ्रू मिलती रहती हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया की बात करें तो प्रोटेक्टिव एरियाज में आ जाते हैं हमारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे अब यहाँ पे आप बायोस्फीयर रिजर्व देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर 3 जोन है। सेंट्रल जोन को हम क्या बोलते हैं, कोर एरिया। उसके बाहर वाले जोन को हम बोलते हैं बफर जोन, एंड उसके भी आप बिल्कुल आउटर मोस्ट सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। और ट्रांजिशन जोन वाले एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है होती है बायोस्फीयर रिजर्व के केस में। एक्सिटो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में आता है सीड जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन्स, जूस, पोलन स्टोरेज, टिश्यू कल्चर। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो टोटल हैं 25, और अबाउट 20% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इनहैबिट करती है इन हॉटस्पॉट एरियाज में। 2 इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, इनके नाम हैं ईस्टर्न हिमालयस हॉटस्पॉट और वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।